Hello everyone, welcome back to my channel, The Teaching Tree. And today we are going to learn about the role of parents in any child's growth or development. तो आज की क्लास में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट्स एज द फर्स्ट टीचर्स फॉर एनी चाइल्ड. उनका पेरेंट जो होता है वो सबसे पहला टीचर होता है. ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या रहता है एंड उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है एक बच्चे की ज़िंदगी में. देन द सेकेंड वन इज मल्टीपल रोल्स ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट. व्हाट ऑल मल्टीपल रोल्स डू दे प्ले. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड हर पेरेंटिंग स्टाइल को अडॉप्ट करने के बाद उसका बच्चे की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे. देन द फिफ्थ वन इज पेरेंट चाइल्ड अटैचमेंट. ओके, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो अटैचमेंट रहता है उसको हम पढ़ेंगे थ्रू बॉल्बीज थ्योरी. नेक्स्ट है कि पेरेंट का और चाइल्ड का जो अटैचमेंट होता है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप रहता है. दैट विल रीड and understand by Bowlby's theory. Then next point is parents' role in cognitive development. Piaget and Vygotsky, both of these psychologists, through their theories will understand कि इनका रोल क्या, पेरेंट्स का रोल क्या रहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट में एक बच्चे की. देन parent and school partnership, how parent and school both of these गेट टुगेदर इनटू अ पार्टनरशिप एंड उससे जो बच्चे को हेल्प मिलती है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है एक बच्चे की लाइफ में. ठीक है, तो पेरेंट स्कूल पार्टनरशिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन we'll also do a quick revision and practice questions will be given according to the teaching eligibility test previous years. Okay, now there is a core idea here that parents are the child's first school. एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स उसका फर्स्ट स्कूल होते हैं, फर्स्ट टीचर होते हैं एंड मोस्ट लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट. सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर कोई बच्चे को करता है राइट फ्रॉम द मोमेंट दे आर बोर्न, वो उनके पेरेंट्स होते हैं. ठीक है, सो पेरेंटिंग जो है एक बहुत क्रूशियल स्टेप है किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट का. ओके, now next is note is given that no school can fully replace what parents provide, emotional security and foundational values. तो कोई भी जो स्कूल होता है, वर्ल्ड का कोई भी स्कूल वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकता, एक पेरेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता. क्योंकि पेरेंट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, एक इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. वी नो कि हम कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, देयर इज़ वन प्लेस जहाँ पे हम जाके सब कुछ कन्फेस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. वी कैन बी आवरसेल्व्स, दैट इज़ आवर होम. एंड होम किन से होता है, पेरेंट्स से होता है. एंड हमारी जो फाउंडेशनल वैल्यूज़ होती हैं, हमारे एथिक्स होते हैं, वो कौन डेवलप करवाता है, वो भी हमारे पेरेंट्स ही हमें सिखाते हैं. राइट, टेट एग्जाम में रोल ऑफ पेरेंट्स से अराउंड 3 to 5 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं इन मोस्ट ऑफ द टेट पेपर्स. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक हियर इज पेरेंट्स एज द फर्स्ट टीचर्स, इट्स मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस. पेरेंट्स जो होते हैं एक बच्चे के लिए उसके फर्स्ट टीचर का रोल प्ले करते हैं. पैदा होने के बाद बच्चा बोलना, फर्स्ट वर्ड्स कैच करना, मदर टंग कैच करना किनसे सीखते हैं. फर्स्ट लैंग्वेज भी बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखता है. दे कांट बी सेंट टू स्कूल राइट व्हेन दे आर बोर्न. ओके, तो पेरेंट्स आर द फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. पेरेंट्स ही एक एजेंट का रोल प्ले करते हैं फॉर एनी चाइल्ड सोशलाइजेशन के लिए. उन्हें बैठना उठना सिखाना, उनके साथ बातचीत करना. अगर लेट अस टेक एन एग्जांपल, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को सोशलाइज ही नहीं करवा रहे हैं, दे आर लाइक नहीं हम घर में अपना उनको टीवी दिखा रहे हैं एंड वी आर अलाउइंग देम टू प्ले इंडोर्स, बाहर के बच्चों से मिलने जुलने नहीं दे रहे हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अ चाइल्ड. उसको सोशलाइज करना ही नहीं आएगा क्योंकि वो अपने घर की बाउंड्रीज में लिमिटेड रह जाएगा. ओके, लॉन्ग बिफोर अ चाइल्ड एंटर स्कूल, पेरेंट्स शेप द चाइल्ड्स लैंग्वेज. एक पेरेंट लैंग्वेज को फॉर्म करता है, वैल्यूज़ को फॉर्म करता है, इमोशनल सिक्योरिटी को फॉर्म करता है, उनकी हैबिट्स को फॉर्म करवाता है एंड अ पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड, अ व्यू ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ क्रिएटेड बाय अ पेरेंट.
एक बच्चा अपने पेरेंट की नज़र के थ्रू दुनिया को देखता है. अ चाइल्ड सीज द वर्ल्ड थ्रू द आईज ऑफ हिज और हर पेरेंट, right? So now the next question comes that why are parents the most important influence? क्यों एक पेरेंट सबसे important influence होता है एक बच्चे के लिए? Parents shape the child during the most critical period. सबसे critical period जो होता है, एक foundation बनती है किसी बच्चे की, that is from birth to the age 6. प्राइमरी सोशलाइजेशन बच्चा इस ड्यूरेशन में 0 to 6 ईयर्स के ड्यूरेशन में सीखता है. तो इस ड्यूरेशन में वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है अपने पेरेंट के साथ. ओके, देन इमोशनल बॉन्ड with parents, attachment is the foundation for all future relationships. एक पेरेंट का अपने बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप होता है, एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स की रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करता है, वो उसकी फ्यूचर रिलेशनशिप्स को हैंडल करने का तरीका डिसाइड करता है. द नेक्स्ट इज लैंग्वेज, वैल्यूज, cultural identity are first taught at home, not at school. लैंग्वेज, वैल्यूज़, एथिक्स, कल्चरल आइडेंटिटी सब डिफरेंट कल्चर से आते हैं. एंड स्पेशली बीइंग फ्रॉम अ कंट्री लाइक इंडिया, हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी इज़ ऑन अनदर लेवल. सो ये सब एक बच्चा अपने घर पे सीखता है पहले rather than at school. Then the fourth point here is parenting style determines the child's confidence, social skills and academic motivation. पेरेंट्स का पेरेंटिंग का स्टाइल कैसा है, ठीक है, वो भी एक बच्चे के कॉन्फिडेंस को डिसाइड करता है, उनकी सोशल स्किल्स को डिटरमाइन करता है एंड उनकी एकेडमिक मोटिवेशन को भी ड्राइव करता है कि हाउ वुड दे बी इन देयर एकेडमिक्स. Next point is, even after school begins, parents' attitudes towards education determine the child's effort. ओके, अब एक बच्चा स्कूल में आ भी गया है तो उस बच्चे का एटीट्यूड अपनी पढ़ाई की तरफ डिटरमाइन तब होगा जब वो अपने पेरेंट्स को देखेगा, उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं. अगर आप सोचो कि आपने बच्चे को स्कूल में डाल दिया है तो नाउ द चाइल्ड इज एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल एंड द टीचर्स, देन यू आर वेरी रॉन्ग, because school alone cannot handle the child and decide his or her development. Okay, what parents teach before school? अब पेरेंट्स जो हैं वो क्या क्या सिखाते हैं स्कूल से पहले, जो स्कूल से पहले ही बच्चा सीख के आता है अपने घर से? लैंग्वेज, वैल्यूज, सेल्फ केयर, इमोशनल रेगुलेशन, कल्चरल आइडेंटिटी. ये सब चीज़ें बच्चा अपने पेरेंट्स से स्कूल में एंटर होने से मच बिफोर he or she learns that. Now language में they learn words, sentences, storytelling, listening skills, etc etc. Now अगर आपको इससे याद हो, हमें जो है स्टोरीज स्कूल में लर्न करने से पहले बहुत बार हम अपने दादा दादी नाना नानी के पास होते थे, वो हमें स्टोरीज सुनाते थे तो हमें वो स्टोरीज याद हो गई. इवन व्हेन वी गेट एल्डर, ग्रो अप, वी रिमेंबर दो स्टोरीज. ओके, देन वैल्यूज, ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, शेयरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो ये वैल्यूज एंड एथिक्स भी हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, ठीक है, एंड वही कैरी फॉरवर्ड की जाती है. सेल्फ केयर में ईटिंग हैबिट्स, हाइजीन, ड्रेसिंग, स्लीपिंग रूटीन्स, ये सब भी हमारी रूटीन का पार्ट जो होता है, सेल्फ केयर का जो पार्ट होता है, ये भी हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं. अब कोई 1 साल का बच्चा जिसके टीथ आर फुली ग्रोन, तो उनको पेरेंट्स ही तो ब्रशिंग सिखाएंगे, या 6 साल का होने तक का वेट करेंगे कि वो स्कूल जाएगा और वहाँ पर बेसिक हाइजीन सिखाया जाएगा, ठीक है. इमोशनल रेगुलेशन, हाउ टू फील, एक्सप्रेस एंड मैनेज इमोशंस, ये सब चीज़ें भी पेरेंट्स हमें बताते हैं कि व्हाट इज़ एंगर, व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी, इफ़ यू आर क्राइंग देन हाउ टू हैंडल इट. ये सब हमारे पेरेंट्स रोल प्ले करते हैं. अगर कोई पेरेंट इन चीज़ों में बच्चे के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होता है तो द चिल्ड्रन आर वेरी गुड विद हैंडलिंग इमोशंस, मैनेजिंग देयर इमोशंस. बट अगर कोई पेरेंट इमोशंस को इमोशंस ना समझ के बच्चे को इग्नोर कर रहा है, उसके इमोशंस को इग्नोर कर रहा है, द चाइल्ड विल लर्न द सेम. ही विल नॉट वैल्यू द इमोशंस एंड दैट इज व्हाट ही विल गिव बैक टू द वर्ल्ड.
राइट। नाउ कल्चरल आइडेंटिटी, हर बच्चे का कल्चर अलग हो सकता है, तो उस आइडेंटिटी को समझना, उसको अपनाना, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखना सीखना, ये भी पेरेंट्स ही सिखाते हैं। ट्रेडिशंस, उनका रिलीजन, कम्युनिटी के रूल्स रेगुलेशंस और जो भी सेलिब्रेशंस होते हैं वो सब बच्चे ऑब्जर्व करके अपने पेरेंट्स के थ्रू सीखते हैं। द मदर टंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ अगर कोई बच्चा यूएस में बॉर्न है और एक बच्चा इंडिया में बॉर्न है, लेटर से हरियाणा में बॉर्न है, तो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज डिफर करेगी, ठीक है। द चाइल्ड वुड लर्न इंग्लिश एज हिज और हर मदर टंग इन यूएस, whereas in Haryana उसकी मदर टंग में भी हिंदी होगी, एंड इन मेनी केसेस इट इज हरियाणवी ऑल्सो, ओके। देन नेक्स्ट इज पेरेंट्स एज फर्स्ट टीचर। नाउ एक पेरेंट फर्स्ट टीचर के कैसे रोल प्ले करता है? होम इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड करता है बच्चे को, पेरेंट और चाइल्ड का जो इंटरैक्शन होता है, आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि कितने इन्वॉल्व हो अपने बच्चे के साथ, इंटरैक्ट कितना कर रहे हो, उनके साथ टाइम कितना स्पेंड कर रहे हो, वो सब उनके डेवलपमेंट को डिसाइड कर रहा है, ठीक है। लैंग्वेज एंड वैल्यूज लर्न। देन स्कूल रेडीनेस, एक बच्चे को आप कितना तैयार कर रहे हो स्कूल भेजने से पहले कि दे आर रेडी टू फेस द वर्ल्ड अलोन व्हेन देयर पेरेंट्स आर नॉट इन द पिक्चर, ओके। तो दिस इज द रोल ऑफ पेरेंट, okay. Now tip is that family is first agent of socialization, okay. So family is the first agent of socialization because आपके पेरेंट्स ही आपको वर्ल्ड में बाहर निकालते हैं। अगर कोई पेरेंट बच्चे को घर से बाहर ही नहीं निकालेगा तो उसका सोशल ग्रुप जो है वो अपने घर तक सीमित रह जाएगा, वो बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट ही नहीं करेगा, तो हाउ विल ही लर्न सोशलाइजेशन? एंड पेरेंट्स are also primary teachers of life skills and values that we have discussed before as well, okay. Now multiple roles of parents in development, क्या क्या roles होते हैं? Parents play many simultaneous roles, all essential for a child's holistic development. Now this is the most important thing, जो डेवलपमेंट है एक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना है। तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक पेरेंट एक नर्चरर का रोल प्ले करे, एक एजुकेटर का रोल प्ले करे, प्रोटेक्टर का रोल प्ले करे, रोल मॉडल का रोल प्ले करे एंड मोटिवेटर का रोल प्ले करे। नाउ लेट अस स्टडी ईच ऑफ दीज रोल्स इन डिटेल, ओके। नाउ फर्स्ट वन इज नर्चरर, how a parent is nurturing their child, the provider of basic needs, how the parent is acting as a provider of basic needs. Food, shelter, healthcare, clothing and emotional warmth are the foundation of all development, ठीक है। एक पेरेंट क्या अपने बच्चे को सारे बेसिक नीड्स प्रोवाइड करवा पा रहा है या नहीं? बेसिक नीड्स में से कुछ भी एक मिसिंग होगा तो बच्चे का डेवलपमेंट हैम्पर होएगा। For example, a well-nourished, emotionally secure child learns faster and is healthier overall. एक इमोशनली सिक्योर बच्चा, एक हेल्दी जिसको खाना अच्छे से मिल रहा है, दे आर फिट एंड फाइन, तो उसकी ऑटोमेटिकली जो लर्निंग कैपेसिटी है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, बहुत ईजी होगी, बहुत क्विक होगी, बिकॉज उसके पास और कुछ वरी करने के लिए है ही नहीं। They just have to live. The parent is providing all the basic necessities in life. Next is as an educator. Now, I told you this one is very very important. एक parent अपने बच्चे को starting से चीज़ें सब कुछ सिखा सकता है। वो केस अलग हो जाता है when a parent is not educated. But if you are an educated parent, then it is your duty that you should educate your child. You are the first teacher of your child, and you have to play the role efficiently because parents teach language, counting, self-care, moral values and social behavior. As an educator, first teacher of life skills, ये जो रोल है एक एजुकेटर का पेरेंट स्टार्ट कर देता है राइट फ्रॉम द मोमेंट बच्चा जन्म लेता है, बिकॉज एवरीथिंग इज टॉट अबाउट लाइफ स्किल्स बाय द पेरेंट. Parents teach language, counting, self-care, moral values and social behavior. So example is parents who read bedtime stories develop their child's language and imagination. सिंपल है, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज सुना रहा है
कुछ उनके साथ बैठकर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो दैट इज़ गोइंग टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा टू देयर चाइल्ड देन अ पेरेंट हु इज़ नॉट डूइंग दोज एक्टिविटीज़। इससे क्या होगा, एक बच्चे की लैंग्वेज अच्छी होगी, इमेजिनेशन डेवलप होगी। ओके, एंड दिस इज़ अ सिंपल थिंग दैट आई थिंक every parent should do to make development for their child easy. Next is, as a protector, parent teaches them safety and boundaries. Parents protect children from physical harm, emotional trauma and negative influences. इन सब चीज़ों से एक पेरेंट अपने बच्चे को, कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है. सो दे प्ले द रोल ऑफ अ प्रोटेक्टर. And it is very important for them to teach their children about safety, their safety and their boundaries that they are not supposed to cross. For example, setting screen time limits, monitoring friendships, ensuring safe home environment. This is all a parent should do, and it should be normal, because बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा कि हमें स्क्रीन लिमिटेड टाइम के लिए क्यों दी जा रही है, हमारे फ्रेंड्स को क्यों देखा जा रहा है, हमारे फ्रेंड्स कौन है कौन नहीं है, नेगेटिव इन्वायरमेंट हो कहीं पर, या जो भी बच्चे जहाँ भी विजिट कर रहे हैं वो एक सेफ प्लेस है या नहीं. ये सब रोल भी एक पेरेंट का होता है टू बिकम अ प्रोटेक्टर फॉर देयर चाइल्ड. नाउ एज अ रोल मॉडल, बहुत सारे बच्चे होते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि आपके रोल मॉडल कौन है, तो वो या तो कहते हैं माय मम्मा या माय पापा. सो एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल का भी रोल प्ले करता है इफ़ दे कीप देमसेल्व्स डिसिप्लिन्ड एंड दे टीच देयर चिल्ड्रन all the good things that they are supposed to be taught. Children imitate parents' behavior. कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को इमिटेट करता है, उनके बोलने के तरीके को, स्पीच को इमिटेट करता है, उनके एटीट्यूड को भी इमिटेट करता है. ओके, एंड सोशल लर्निंग थ्योरी by Bandura is also about this thing only, that the first role model for any child is also his or her parent. Then next role a parent plays is of a motivator, supporting academically and in their personal growth. Parent will decide how much motivated their child feels by supporting them in academics, by pushing them to take part in the activities, in competitions, to stand on the stage, to get over their stage fear. So इस सब में भी एक पेरेंट रोल प्ले करता है, एक मोटिवेटर का, जिससे एक बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है, एनकरेजमेंट मिलता है दैट दे कैन डू समथिंग. पेरेंटल एनकरेजमेंट, प्रेजिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक पेरेंट को पता होना चाहिए कि व्हेन दे आर सपोज टू discipline their child, but they should also know that they shouldn't forget to praise their children when they have any achievement. Okay, and they should have a belief in the child that yes, I believe in you and you can do this. Okay, this becomes the driving factor for motivation in any child. They gain confidence and they start developing ambition. They start thinking, they start getting ambitious कि मुझे भी ये करना है, मैं ये कर सकता हूँ. Okay, so for example, if you say to your child, I know you can do it, this is parental encouragement. After a failed test motivates persistence. अगर एक बच्चा किसी टेस्ट में फेल हुआ है and the parent motivates them that no, this one test cannot define your whole knowledge, so this will act as a motivation for the child. Tip is given here that parents are the primary agent of socialization. All these 5 roles contribute to the holistic child development. ये पांचों के पांचों जो रोल हैं एक पेरेंट को प्ले करना बहुत ज़रूरी है so that their child can have a holistic development. Now let us learn about the different parenting styles and their impact. कोई भी parenting same नहीं होती है, हर पेरेंट एक दूसरे से अलग होता है, क्योंकि हर एक बच्चा भी एक दूसरे से अलग होता है. सो द पेरेंटिंग हैज़ टू बी डिफरेंट. Okay, you have to understand your child and then you have to decide that how you are going to raise your child. So let us learn about the different parenting styles and the various impacts that they have on any child and the parent as well.
डायना बॉमरेंड 1960s में identified 3 main parenting styles. A fourth style was added later by Jacobi and Martin. Okay, first one is authoritative, second one is authoritarian, third one is permissive, fourth one is uninvolved or neglectful. So the first parenting style is considered the best style and it is authoritative. So authority का मतलब क्या होता है कि that you feel responsible something and you have the authority for something. So एक authoritative parent generally कैसे बोलेगा? Example is you need to finish homework before playing. Let's plan together how to do it. ओके सो व्हेन अ पेरेंट इज स्पीकिंग लाइक दैट, तो आप अपने बच्चे को एक बाउंड्री भी दे रहे हो कि आपको खेलना है तो आप उससे पहले अपना होमवर्क फिनिश करोगे, एंड अलॉन्ग विद दैट बाय सेइंग लेट्स प्लान टुगेदर हाउ टू डू इट, वो बच्चे को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है कि करना है, ठीक है, एंड लेट अस सिट एंड डिसाइड कि इस होमवर्क को कैसे फटाफट से कंप्लीट करना है, देन यू कैन गो एंड प्ले. सो इस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग में एक वार्मथ फील होती है, बच्चा कंफर्टेबल है अपने पेरेंट के साथ, कुछ दबाव महसूस नहीं कर रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है दोनों के बीच में, पेरेंट और बच्चे के बीच में, ठीक है. हाई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एज इन द कंट्रोल इज देयर बिकॉज द चाइल्ड विल लिसन टू द पेरेंट व्हेन दे फील कि उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है. द पेरेंट इज सिटिंग अलोंग साइड हिम एंड हेल्पिंग हिम. आउटकम क्या होता है अब इस पेरेंटिंग स्टाइल का कि बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल फील करता है, सोशली स्किल्ड होता है, अकेडमिकली मोटिवेटेड रहता है बिकॉज दे हैव द सपोर्ट ऑफ द पेरेंट. सो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में रूल्स आर गिवन with explanation but encouragement is also given, encourages independence. आप बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करोगे बट उन्हें एक इंडिपेंडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हो कि आप करो, वी आर देयर टू हेल्प यू, ठीक है. एंड पेरेंट जो है इस टाइप के वाले पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे को सुनता है. नाउ लेट अस लर्न अबाउट अ टोटली ऑपोजिट पेरेंटिंग स्टाइल दैट इज अथॉरिटेरियन. यहाँ पे पेरेंट अपना पूरा जोर बच्चे पे दिखाता है. दे से दैट वट एवर दे से इज द फाइनल वर्ड, पत्थर पे लकीर, ठीक है. नाउ कैसे? एग्जाम्पल इज यू विल स्टडी फ्रॉम 5 to 8 PM एवरी डे, नो डिस्कशन नो ब्रेक्स. आपने बच्चे को एक ऑर्डर दे दिया है, कमांड दे दिया है, उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं होगा उस बात के ऊपर और उन्हें कोई ब्रेक्स भी नहीं मिलेंगे बीच में. आप बच्चे को मोटिवेशन कहाँ से आएगा? आप उससे पोलाइटली बात नहीं कर रहे हो. बच्चे को ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ ऑर्डर मिल रहा है एंड अगर मैंने वो नहीं करा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे. तो बच्चे को ये अंडर कॉन्फिडेंट बनाता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है एंड दे बिकम फियरफुल ऑफ फेलियर कि अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, पापा क्या करेंगे, मम्मा क्या करेंगी. बच्चे की डिसीजन मेकिंग पावर भी इसमें बहुत पुअर हो जाती है बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू एक्ट देमसेल्व्स, दे आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट, ठीक है. लो वार्मथ बिकॉज द पेरेंट इज नॉट एट ऑल पोलाइट, दे आर अथॉरिटेटेड, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड देयर इज वेरी हाई कंट्रोल बिकॉज दे आर taking the full control of the child by ordering them, commanding them. Because I said so, no explanation, strict obedience is expected. And the parent totally expects कि जो मैंने बोल दिया मेरे बच्चे को मानना होगा. नहीं मानता है तो the child is not a good child. This authoritarian style of parenting is the negative parenting style, I would say. Okay. Permissive parenting. What is it now? If I say to my child, okay, you don't want to do homework today, that's fine, we'll do it tomorrow. Now here, when you say this thing, the child will feel that मेरे parents मुझे समझ रहे हैं, okay? But इसका outcome कैसा रहता है? यहाँ पे high warmth है, the parent is very polite, okay? But there is very less discipline, there is no control, very few rules are there. Child should know some boundaries that they are supposed to be in, okay? But in this case you are giving the full authority to the child that okay, you don't want to do it, okay, we'll see it tomorrow, that's fine. Child gets whatever they want, they get whatever they want and parent is becoming more like a friend, okay? Now outcome इसका क्या रहता है? क्रिएटिव है
लेकिन इम्पल्सिव है, you are not planning what will this have impact in future. पुअर सेल्फ डिसिप्लिन रहता है बच्चों का इस केस में. स्ट्रगल्स विद रूल्स एंड अथॉरिटी, बच्चों को रूल्स और अथॉरिटी समझ में ही नहीं आता है इस सिनेरियो में. नाउ द फोर्थ काइंड ऑफ parenting is uninvolved and neglectful parenting. In this, a child is not involved with the parent. The parent is neglecting the child completely. Low structure रहता है. कैसे? Example is, child comes home to an empty house every day. No meals, no homework, help, no affection. Now this scenario can be understood as कि जो working parents होते हैं, they are always involved in their work and they appoint nannies or let the child be on their own. The parent is missing out from their life. बच्चा घर में आ रहा है, घर खाली है, मदर नहीं है, फादर नहीं है, अकेले बैठ के खाना खा रहा है, अकेले होमवर्क कर रहे हैं, ठीक है. द लव इज मिसिंग इन द फैमिली. सो when parents are absent or indifferent to the child's need, the child will not have any sort of attachment. He or she will have emotional problems, and this would definitely impact their poor academic performances, and they will also have behavioral issues because they will become habitual of living alone and they will lack attachment with anyone. So this is something which I say a big no to. This is not how a parent should be raising their child at all. Now there is a comparison flowchart given over here. Now high warmth, जहाँ पर high warmth रहती है, high control रहता है, वो authoritative parenting होती है, इससे best outcome होते हैं. Then लो वार्मथ रहती है, बहुत इम्पोलाइट है पेरेंट, लेकिन कंट्रोल पूरा चाहिए, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग कहलाती है. ओके, यहाँ पर बच्चा जो है वो फियरफुल चाइल्ड में डेवलप होता है बिकॉज दे आर ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ द पेरेंट, एंड इफ दे डोंट ओबे देयर पेरेंट तो उसका आउटकम क्या रहेगा, तो दे बिकम अ फियरफुल चाइल्ड. जहाँ पर हाई वार्मथ रहती है एंड लो कंट्रोल रहता है, दैट इज परमिसिव पेरेंटिंग. ओके, यहाँ पर जो बच्चा है वो काफ़ी इम्पल्सिव होता है, दे आर वेरी कैजुअल इन लाइफ, दे आर जस्ट टेकिंग इट एज इट कम्स, everything is taken very lightly by the child. Low warmth and low control. Parent least interested है बच्चे की लाइफ में, they are just involved in their own life and busy with their own life. Control zero रहता है, तो now they are uninvolved. So this is the worst kind of parenting. Okay, next we have parents' role in cognitive development through the eyes of Piaget and Vygotsky. Piaget and Vygotsky theories के according पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट में बच्चे की. फर्स्ट लेट अस रीड अबाउट Piaget. Parent as an environment creator. Piaget states that पेरेंट जो होता है वो इन्वायरमेंट क्रिएटर का रोल प्ले करता है. Piaget believed children construct knowledge, they develop knowledge through direct experience. They experience and they develop knowledge. Parents who provide a rich environment of toys, books, nature and conversation accelerate, that means increases cognitive development. जब पेरेंट्स बच्चे को एक environment प्रोवाइड करते हैं जिसमें टॉयज हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, नेचर है, उनसे बातचीत की जा रही है, उन्हें स्टोरीज सुनाई जा रही हैं, तो नेचुरली उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्रीज होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल parents who take children to gardens, markets and museums stimulate schema building. Their knowledge base develops when they visit new places, they look around, they gather the knowledge. Okay, so first of all parent creates stimulating environment, then उस stimulated environment को एक बच्चा explore करता है और उससे interact करता है. That is how the schemas form. Okay, we have learnt about schemas earlier as well, and when the schemas form, when they have that impression fixed in their mind, that is how their cognitive growth happens. Now Vygotsky क्या कहता है? Parent as MKO and scaffolder. Okay, MKO, more knowledgeable others, we have read this before in our previous videos, and a scaffolder एक knowledge का structure provide करता है. and कैसे पेरेंट क्या होता है, बच्चे से ज़्यादा नॉलेजेबल, एक बड़ा जो भी एल्डर पर्सन होता है, टीचर, पेरेंट, एल्डर सिबलिंग्स,
they are more knowledgeable others for any child. Now Vygotsky said the parent is the child's first MKO. Okay, पहला कोई बड़ा तो उसका पेरेंट ही इंटरेक्ट करता है बच्चे से थ्रू लैंग्वेज, स्टोरी टेलिंग, क्वेश्चंस एंड गाइडेड एक्टिविटी. जब एक गाइडेंस होता है मोर नॉलेजेबल अदर का, पेरेंट स्ट्रेच द चाइल्ड बियॉन्ड देयर करंट एबिलिटी. एक बच्चे की जो एबिलिटी होती है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाती है, क्योंकि बच्चा जो है इंटरैक्ट कर रहा है, सुन रहा है, न्यू चीज़ें लर्न कर रहा है, गाइडेड एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो दैट इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है. दैट इज़ हैपनिंग because they are being guided by a more knowledgeable other, and this is also called the zone of proximal development, the perfect development that happens for any child. एग्जाम्पल, चाइल्ड कैन नॉट टाई शू लेसेस अलोन. पेरेंट गाइड स्टेप बाय स्टेप. पेरेंट उनको धीरे धीरे सिखाते हैं कि शू लेस को पहले ऐसे दो होते हैं थ्रेड, फिर इनको एक दूसरे के ऊपर रखना होता है, एंड देन दे टीच देम स्लोली हाउ टू टाई द नॉट. देन स्लोली उस चीज़ को याद करके बच्चा उसको इंडिपेंडेंटली करना शुरू कर देता है. ओके, let us once more revise. How does the parent act as an MKO in according to Vygotsky? चाइल्ड की एक्चुअल डेवलपमेंट है, लेकिन पेरेंट क्या आइडेंटिफाई करता है कि उसका वो क्या क्या सीख सकता है, उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है. उसके अकॉर्डिंग जो पेरेंट है या MKO जो होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, वो एक बच्चे को गाइड करता है. द पेरेंट्स के फोल्ड्स, ओके, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उन्हें. बच्चा उस चीज़ को सीखता है और इंडिपेंडेंट बन जाता है. नाउ हम एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी को समझते हुए. पियाजे सेड दैट पेरेंट्स प्रोवाइड करते हैं मटेरियल एंड स्पेस फॉर चाइल्ड टू डिस्कवर इंडिपेंडेंटली. इस पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे को सिर्फ प्रोवाइड करता है पेरेंट, एंड बच्चा उसको खुद एक्सप्लोर करता है, अपने आप से करता है. लेकिन वाइगोत्स्की में एक छोटा सा डिफरेंस है. बच्चे को पेरेंट गाइड करता है, उससे बात करता है, टॉक्स विद द चाइल्ड टू स्ट्रेच थिंकिंग, उसकी थिंकिंग को और ज़्यादा एक्सपैंड करवाता है बियॉन्ड करंट लेवल से. ओके, नाउ टेक टिप. Both Piaget and Vygotsky confirm parents who engage with children build stronger minds. दोनों ही जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, ओके, थियोरिस्ट हैं जो हमारे, वो दोनों ही इस चीज़ को कंफर्म करते हैं. दोनों ही सिनेरियो में जहाँ पर पेरेंट बच्चे के साथ इन्वॉल्व होगा तो बच्चे स्ट्रोंगर माइंड्स डेवलप करेंगे ही करेंगे. ओके, now let us move on to our next slide. Parent-child attachment, Bowlby's theory. Now there was a person called John Bowlby in 1969, okay, and he stated that attachment is the deep emotional bond between a child and their primary caregiver. जो भी बच्चे का एक प्राइमरी केयर गिवर होता है और जो बच्चा होता है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज अटैचमेंट. एक इमोशनल बॉन्ड होता है उन दोनों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग का बॉन्ड होता है. दिस बॉन्ड इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब जो ये इमोशनल बॉन्ड जो पेरेंट या फिर वी कैन से प्राइमरी केयर गिवर और बच्चे के बीच में होता है, वो उस बच्चे के लिए एक फाउंडेशन बनाता है. किस चीज़ के लिए? सोशल डेवलपमेंट के लिए, उसके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए फ्यूचर में, एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट के लिए. एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हू फील सिक्योरली अटैच टू पेरेंट्स एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड विद कॉन्फिडेंस. अब एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज होगा, ओके, जो पेरेंट्स को एक सेफ स्पेस मानता है, तो जो भी वर्ल्ड में एक्सप्लोर करेगा वो कॉन्फिडेंस से करेगा, because they know they can discuss it with their parents. They have the protection of their parents. Okay, now types of attachment. Ainsworth strange situation test. Now there is one test that is given over here. According to that, attachments को define कर रखा है यहाँ पे. First one is secure attachment, second one is anxious ambivalent attachment, third one is avoidant attachment. ये तीन तरीके के attachments देखे गए हैं child और parent के बीच में. First one, secure attachment. Okay, child is distressed when parent leaves, happy when parent returns, explores with confidence. Simple है. बच्चा पेरेंट के प्रेजेंस में बहुत खुश रहता है, पेरेंट्स नहीं होते हैं या से दूर जाते हैं तो डिस्ट्रेस हो जाता है, तंग हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, दुखी हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है. ठीक है, इसका कॉज क्या होता है? कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सिव वार्म पेरेंटिंग. जब आप बहुत ज़्यादा बच्चे को कंसिस्टेंट एक रिस्पॉन्सिव उसके बच्चे के साथ इन्वॉल्व हैं और बहुत वार्म पेरेंटिंग दे रहे हैं, तो उसका आउटकम क्या होता है? बच्चे में सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है, एंड रिलेशनशिप्स जो होते हैं उसके काफ़ी अच्छे रहते हैं अपने पेरेंट के साथ. नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैचमेंट,
एंग्शियस एम्बिवेलेंट अटैचमेंट। एंग्शियस का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर टेंस्ड, व्हेन यू आर पैनिकिंग। एम्बिवेलेंट when you are friendly. Child is very clingy, distressed by separation, not easily comforted on return. Okay, बहुत ज़्यादा बच्चा क्लिंगी है, अपने पेरेंट्स से मतलब चिपके रहना पसंद है उसे, ठीक है। जैसे ही दूर करोगे आप, वो सेपरेशन से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं एंड दे कैन नॉट बी इजीली कंफर्टेड ऑन रिटर्न। अगर आप वापस आ भी जाते हो एज अ पेरेंट तो वो बहुत जल्दी से उस चीज़ को भूलते नहीं हैं एंड दे आर वेरी इरिटेटेड बाय दैट। ओके, इसका कॉज क्या रहता है? इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग, कि कभी आप उस बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो, कभी नहीं हो। समटाइम्स उसकी बातों के साथ उसमें इन्वॉल्व होते हो, कभी नहीं होते हो। तो जो ये इनकंसिस्टेंसी है वो इस टाइप के अटैचमेंट का रीज़न हो सकती है, दैट बच्चा पेरेंट से अटैच्ड भी है लेकिन डिटैच्ड भी होने पर वो बहुत एंक्शियस रहता है एंड दे आर नॉट वेरी इमोशनली सिक्योर। ओके, नाउ अवॉइडेंट अटैचमेंट। चाइल्ड शोज लिटिल डिस्ट्रेस ऑन सेपरेशन एंड इग्नोर्स पेरेंट ऑन रिटर्न। ठीक है, इसका कॉज क्या रहता है? कोल्ड, रिजेक्टिंग और अनरिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग स्टाइल। अब जब कोई पेरेंट अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व ही नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो बच्चे को पेरेंट के होने से या ना होने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। दे डोंट शो एनी रिस्पॉन्स और दे आर वेरी लिटिल डिस्ट्रेस्ड ऑन देयर सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट एंड वो पेरेंट वापस आ भी जाता है तो भी वो इग्नोर करते हैं पेरेंट को, क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट को मतलब नहीं है। ओके, अटैचमेंट क्वालिटी फ्लो चार्ट। ठीक है, अब ये अटैचमेंट का जो क्वालिटी है कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग, जब बच्चे के साथ आप इन्वॉल्व होते हो, उसके साथ उसको रिस्पॉन्ड करते हो, तो वो लीड करता है एक सिक्योर अटैचमेंट से। जब सिक्योर अटैचमेंट फॉर्म होता है पेरेंट और बच्चे के बीच में, तो इमोशनल सिक्योरिटी आती है, एक दूसरे पे विश्वास डेवलप होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है एंड विद दिस कॉन्फिडेंट एक्सप्लोरेशन बिगिंस। बच्चा जो है वर्ल्ड में socially we will say that they are quite independent and they are free to explore and they are very confident in that as well. So this is how healthy development will happen. Okay, Erikson link is given here. Another psychologist was there, Erikson. Trust versus mistrust, 0 to 1 year के बच्चों के बीच में, इन्फेंट्स के बीच में देखा गया है। A baby who is responded to consistently develops trust. Trust is the foundation of all later relationships, confidence and emotional well-being. Well said. अगर एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को आप कॉन्स्टेंटली उसको रिस्पॉन्ड करते हो, उससे बातें करते हो, छोटा बच्चा तो सेंटेंसेस नहीं बना पाएगा इतना, ठीक है, लेकिन आप उससे बात कर रहे हो, उसको अटेंशन देते हो, तो वो ट्रस्ट डेवलप करता है बच्चा आपके ऊपर। एंड जब ये ट्रस्ट डेवलप होता है तो ये लेटर रिलेशनशिप्स में हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर और आपकी इमोशनल वेलबींग जो है वो बहुत सेटल्ड रहती है। Example, a baby cries, parent responds promptly. Baby learns the world is safe and I am valued. जैसे ही बच्चा रोता है उसको रिस्पॉन्स मिलता है कि I am around people who care for me, मुझे देखा जा रहा है, तो सिक्योर फील करता है। ओके, टेट टिप। नाउ बॉल्बी इज रिलेटेड टू अटैचमेंट थ्योरी। सिक्योर अटैचमेंट जो होता है वो बेस्ट अटैचमेंट होता है, बिकॉज इसमें बच्चे और पेरेंट एक दूसरे के साथ बहुत इन्वॉल्व होते हैं। ओके, फर्स्ट ईयर इज वेरी क्रिटिकल। जस्ट नाउ वी रेड एरिक्सन का जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाला पॉइंट है, ये जो फर्स्ट ईयर है बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगेन द फाउंडेशन शुड बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट इज पेरेंट स्कूल पार्टनरशिप। अब जो पार्टनरशिप है पेरेंट और स्कूल के बीच में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर पेरेंट और स्कूल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट किसके ऊपर जाएगा? बच्चे पे। पेरेंट्स भी बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स का तो मोटिव ही अपना बच्चा होता है, राइट? और स्कूल्स काम किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों की बेटरमेंट के लिए। तो इन दोनों के बीच में एक हेल्दी ट्यूनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये एक पार्टनरशिप बहुत हेल्दी एंड सक्सेसफुल पार्टनरशिप रहे, इसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या रहती हैं? तो नाउ वी लर्न अबाउट दैट।
So when parents and school work together, children show better academic and social outcomes. This is a very simple thing, as I told you, right? Benefits क्या होते हैं अब? Let us learn. Parent और school partnership के, healthy parent school partnership के, right? तो first one is children perform better academically when parents are involved in their education. Parents अगर education में involved रहेंगे actively बच्चों की, तो they will be aware कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ स्कूल नहीं अकेले हैंडल कर सकता. रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म एंड ड्रॉप आउट रेट सिग्निफिकेंटली. जब ये पार्टनरशिप एस्टैब्लिश होती है पेरेंट और स्कूल के बीच में, तो इससे बच्चों का एब्सेंटिज्म कम होता है, ठीक है, रेगुलरिटी बढ़ती है स्कूल आने की, और ड्रॉप आउट रेट्स भी सिग्निफिकेंटली धीरे धीरे कम होते हैं, राइट? बच्चे स्कूल छोड़ते नहीं है एजुकेशन. Then teacher understands the child's home context leads to more sensitive teaching. And जब एक टीचर को बच्चे के घर की कंडीशन, घर पे क्या चल रहा है क्या नहीं है वो सब पता होता है, तो वो अपनी टीचिंग को और सेंसिटिव वे में कंडक्ट करते हैं ताकि बच्चे को वो बेस्ट समझ सके, राइट? चिल्ड्रन फील सपोर्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, बिल्ड्स मोटिवेशन एंड इमोशनल सिक्योरिटी. जब बच्चों को स्कूल का भी सपोर्ट मिल रहा है, घर वालों का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो वो मोटिवेशन उनके लिए बिल्डअप होगा और उनके मन में एक इमोशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिश होगी. देन पेरेंट्स लर्न हाउ टू बेटर सपोर्ट लर्निंग एट होम अलाइंड विद स्कूल अप्रोच. ना स्कूल की गाइडेंस के साथ साथ पेरेंट्स सीखते हैं कि कैसे वो बच्चों को बेटर सपोर्ट दे पाए घर के अंदर, राइट? बट इसके लिए स्कूल का भी ग्रेट रोल है, क्योंकि स्कूल की जो अप्रोच है, पेरेंट्स के जो इच्छाएं होती हैं कि उनके बच्चे ये सीखें वो सीखें, वो सब अलाइन होता है एक दूसरे के साथ. नाउ व्हाट आर द वेज दैट पेरेंट्स कैन एक्टिवली सपोर्ट एजुकेशन? क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे पेरेंट्स बहुत अच्छे से एक्टिवली सपोर्ट कर पाए कि बच्चा एजुकेशन अच्छे से ले रहा है एंड उसे बीच में छोड़ नहीं रहा है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, रीड टू चिल्ड्रन डेली, इवन 15 मिनट बिल्ड्स वोकैबुलरी एंड लव ऑफ लर्निंग. अब अगर एक पेरेंट बच्चे को रीड करके सुनाता है या उनके साथ रीडिंग टाइम स्पेंड करता है लेट अस से, तो उनकी वोकैबुलरी तो बढ़ती ही है, उसके साथ साथ बच्चों का लर्निंग के लिए प्यार बढ़ता है. एंड वन मोर थिंग, इससे पेरेंट और बच्चों में बॉन्ड अच्छा बनता है एंड बच्चा ऑटोमेटिकली जब रीडिंग में बहुत अच्छा होगा तो वो स्कूल में कॉन्फिडेंट फील करेगा. अटेंड पेरेंट टीचर्स मीटिंग रेगुलरली एंड शेयर ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम होम. पेरेंट टीचर मीटिंग्स को पेरेंट्स को कभी स्किप नहीं करना चाहिए. रेगुलरली आपको पीटीएम में जाना चाहिए एंड आपको जो घर पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने बच्चे के अंदर चेंजेस, उन सब चेंजेस को और ऑब्जर्वेशंस को टीचर के साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, सो दैट द टीचर कैन हैंडल द चाइल्ड अकॉर्डिंगली. क्रिएट अ डेली स्टडी रूटीन, सेम टाइम, क्वाइट स्पेस, नो डिस्ट्रैक्शंस. बच्चे के लिए प्रॉपर स्टडी एरिया बनाओ, वहीं पर वो डेली बैठे एंड दे आर डेडिकेटिंग देयर टाइम पीसफुली टू स्टडिंग एट दैट स्पेस एंड देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शंस. इससे क्या होगा, लर्निंग और ज़्यादा, बच्चे का एक डिसिप्लिन होगा और लर्निंग बहुत ज़्यादा ईजीली हो पाएगी. प्रेज एफर्ट्स नॉट जस्ट रिजल्ट्स. बच्चे के एफर्ट्स को भी प्रेज करना आना चाहिए, ना कि जब उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे तभी और डांटो जब मार्क्स लो आ रहे. नहीं, जो प्रोसेस है तैयारी करने का उस टाइम पे कॉन्स्टेंटली पेरेंट्स को बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज limit screen time and encourage outdoor play, art and social interaction. Now what I personally feel is given the time and the technology right now, ये जो स्टेप है जो अभी हमने डिस्कस किया, ये पेरेंट्स के लिए सबसे डिफ़िकल्ट काम है, बिकॉज हम लोग खुद अपने फ़ोन्स और अपने ये सिस्टम डिजिटल डिवाइसेस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि बच्चों को उन चीज़ों से दूर कैसे रखोगे आप अपने बच्चे को कंट्रोल कर रहे हो, बाहर उससे कोई और बच्चा जाके डिस्कस कर रहा है, मैंने ये देखा, ये किया, मैं इतने टाइम फ़ोन पे गेम खेलता हूँ. तो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग स्टेप दिस वन, बिकॉज आपको
बहुत क्रिएटिवली अपने बच्चे को इस चीज़ को समझाना है दैट दे हैव टू यूज द स्क्रीन टाइम फॉर अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, एंड उसके बजाय उनको आप आउटडोर गेम्स खेलने के लिए एंकरेज करो, आर्ट क्लासेस ले, म्यूजिक क्लासेस ले, बच्चों के साथ जाके खेले, स्विंग्स पे जाए. दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन टुडेज टाइम. ओके, नाउ पार्टनरशिप साइकिल जो है ये कैसे फ्लो करती है. पेरेंट शेयर्स चाइल्ड्स नीड्स एंड स्ट्रेंथ्स विद टीचर. पेरेंट जो है चाइल्ड के नीड्स और जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेस है, सब कुछ अपनी उसकी टीचर के साथ डिस्कस करते हैं. टीचर उसी के साथ अपनी अप्रोच को एडजस्ट करती हैं एंड उसके बाद पेरेंट्स को एक ट्रू फीडबैक देती हैं कि उसके बाद बच्चे में क्या चेंजेस है. नाउ इसके बाद पेरेंट्स क्या देखता है कि पेरेंट हैज़ टू रीइंफोर्स द लर्निंग एट होम. जो भी टीचर सिखा रही है बच्चे को, अब आपको जो भी टीचर गाइड करेगी कि आपको ये करना है घर पे, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप वो रीइंफोर्स करो घर पे. अगर टीचर कह रही है आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देख रहा है, देन आप घर पे कंट्रोल कर सकते हो उसको, क्योंकि टीचर अपना फ़ोन किसी स्टूडेंट को नहीं देती है. इट इज़ पेरेंट्स who have to control it at home. That is the place where children have the access to digital devices. School is not the place for that. So you have to teach your child, reinforce that kind of learning at home, and you have to teach them the values with the same approach. You have to be very, very patient with children. Okay, child thrives academically and socially, and if that happens successfully, then child very smoothly develops and they excel academically and they are able to be very socially active. Example: parents tell teacher, my child is afraid of speaking in public. Teacher creates a small group sharing activities. Okay, टीचर क्या करेगा इस केस में? अगर पेरेंट्स कह रहे हैं कि ये तो बोलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा शाय है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, किसी कोई बात करता है उससे बोलता नहीं है, द चाइल्ड इज इंट्रोवर्ट, तो टीचर क्या करेगी? क्लास के अंदर एक ग्रुप क्रिएट करेंगे जहाँ पे सब बच्चे मिलके एक्टिविटी करेंगे. धीरे धीरे बच्चा मे बी स्टार्टिंग में इन्वॉल्व ना हो, बट यू विल सी डेफिनेटली slowly द चाइल्ड विल स्टार्ट taking part, and they will gain confidence, and then they will be praised at home because they will share it कि मैंने आज स्कूल में ये किया वो किया. तो this is how the child's fear will not only reduce, they will eventually vanish. Okay, so the parent and school partnership is a very important part of a student's or a child's life. What are the harmful parenting practices and उनका effect क्या रहता है बच्चों के ऊपर? Let us learn about those practices. Some common parenting behaviors, though often unintentional, can harm a child's development. Okay, what are those harmful practices? And let us see their impact. First one is over comparison with siblings or peers. Never, never, never compare your child with their own siblings or the friends around in the neighborhood, in the school. You shouldn't do that. That damages their self-esteem. They will feel very demotivated, and it also creates sibling rivalry in case of having siblings at home. Now example: why can't you be more like your sister? Child feels worthless and resentful, and eventually उसके बाद वो अपनी सिस्टर को भी हेट करने लगेगा कि ये ऐसी है, इस वजह से ये लोग मुझे वर्थलेस समझते हैं, and they will start having a hate relationship. Okay, now overprotection, helicopter parenting we can say. ठीक है, you are just over your child's head and you are not letting them be independent. You are making decisions for them. So उससे क्या होता है, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल जीरो हो जाती है क्योंकि दे विल डिपेंड ऑन देयर पेरेंट. इंडिपेंडेंस जीरो हो जाता है. एग्जाम्पल क्या है? पेरेंट डज ऑल द होमवर्क फॉर चाइल्ड, चाइल्ड नेवर लर्न्स हाउ टू स्ट्रगल एंड सक्सीड. आप बच्चे का होमवर्क कर दो, उसकी खुद की क्रिएटिविटी बाहर आ ही नहीं रही है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कैसे क्लास में? अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, लेट देम डू इट. टीचर इज गोइंग टू इवेल्युएट देयर वर्क, नॉट द पेरेंट्स वर्क. ठीक है. नेक्स्ट point is emotional neglect. You shouldn't neglect the emotions of your child. If you do that, it will lead to low attachment
It will lead to anxiety in the child, depression, and they will definitely have some behavioral problems, and they will not interact with anyone because they will have an insecurity in their heart, emotional insecurity. For example, parents who never express love or validate the child's emotions and efforts, I would say, उनके बच्चे उनसे इंटरैक्ट ही नहीं करते हैं, एंड दे बिकम दे जस्ट गेट इनटू देयर ओन डेन ऑल द टाइम. वो अपने ही वर्ल्ड में रहते हैं और उन्हें पसंद ही नहीं होता है किसी से बोलना. जब उनके खुद के पेरेंट्स उनको वो लव एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो व्हाई वुड दे ट्रस्ट एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड. फिजिकल पनिशमेंट, नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग. Physical punishment is something not just in schools that should not be given, but at home too. You should avoid physical punishment. It teaches the child fear, it makes them aggressive and submissive. It teaches them fear, aggression and submission and not understanding. जिद्दी बन जाते हैं बच्चे. हम कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, ढीठ बन गया पिट पिट के, बिकॉज दे गेट यूज टू दैट पेन. उनको पता है कि मैं कुछ करूंगा मुझे पिटना है, तो दे विल नॉट ट्राई इम्प्रूविंग देमसेल्व्स. दे विल नॉट गेट यूज टू इट. there would not be nothing new in their life. For example, a child punished physically learns to hit others to solve problems. And वो यही चीज़ learn करने लगते हैं कि अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है तो आप उन्हें मार सकते हो ताकि आप अपने आप की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो. तो they think that this is the only solution to solve things. Okay, this is something you should never opt for. No physical punishment, please. Now, fifth point is unrealistic academic pressure. Creating academic pressure in today's time is something that no parent should do, because if we are still doing that, then what is the difference between the conventional education and in today's time when we are on the way to implement NEP fully, right? So when you create pressure that नहीं इतने मार्क्स तो लाने ही हैं, इससे नहीं लाओगे तो आप इंटेलिजेंट नहीं होगे, तो इससे क्या होता है that you are testing them for their caliber. तो वो उससे एंजाइटी क्रिएट होती है उनके अंदर फियर ऑफ फेलियर रहता है, एंड दिस इज समथिंग दैट रिमेन्स थ्रू आउट देयर लाइफ. हेट फॉर लर्निंग, they don't like learning at all. It becomes a task for them, right? जब आपके लिए कोई चीज़ टास्क बन जाती है ना, तो आप उसको उतना ही करते हो जितना रिक्वायर्ड है. And learning is something which should be done with heart. For example, a child forced to study 8 hours a day starts seeing school as a punishment. अगर बच्चे को स्कूल में सिर्फ पढ़ाई कराई जाए, let us say, there is no games period, no art, no music period, nothing like that, no swimming, no games, indoor or outdoor, whatever it is, then the school would become a punishment for the child, because the brain is totally active for 8 hours and just doing learning. The body is not getting physically active. So that is a wrong thing. You shouldn't create unrealistic academic pressure. Now, हार्मफुल प्रैक्टिस का इम्पैक्ट कैसे रहता है? हार्मफुल पेरेंटिंग प्रैक्टिस से क्या होता है, एक नेगेटिव इमोशनल इफेक्ट आता है बच्चे के ऊपर, इनसिक्योरिटी डेवलप होती है. ओके, देन दिस क्रिएट्स बिहेवियरल issues in them and social problem. They become very introvert, they become aggressive, they get into anxiety, depression. This is not actual development. It is something called impaired development. It will be hampered. The development of the child will be hampered. Tip is given here now at last. Physical punishment is against RTE 2009, Right to Education 2009 के according. Physical punishment is an offense. It harms both academic and emotional growth of a child. अब इसमें टीचर का क्या रोल रहता है? Educate parents. आपको पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि this is something wrong, these are all harmful practices and these should not be practiced or at home, and the child shouldn't experience everything related to this at home, anything related to this at home. The home should be a very safe place for the child, right? Now moving on to our last slide, that is a quick revision of what we learned today.
Okay, let us quickly go through it. The role of parents in the development of a child. पेरेंट्स आर प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं. फर्स्ट टीचर्स रहते हैं पेरेंट्स. किस चीज़ के? लैंग्वेज के, वैल्यूज़ के, लाइफ स्किल्स के, कल्चर के, whatever it is. Then we learnt about the parenting styles. Authoritative parenting is the best one because बच्चा और पेरेंट एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं. Okay, and they are very independent but yet related and attached to each other. Authoritarian is something where the child is not very much affected by the parents' presence. Permissive, again, it is the child is okay if it is the parent is there. If they go, then also they are fine, they are not much affected. Uninvolved parenting, the parent is not at all involved. This is something exists at all, right? Then we learned about what are the views of Piaget and Vygotsky about the role of parents, right? Bowlby again taught us about the types of attachment. Secure attachment is the best one because it makes the child confident, emotionally healthy. Okay, and first year is very very critical because 0 to 1 year mein child is learning literally everything from the parent. पेरेंट स्कूल पार्टनरशिप का रोल हमने देखा. पेरेंट और स्कूल के बीच में जो पार्टनरशिप होती है वो कैसे बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस को एनहांस करती है, अटेंडेंस को इम्प्रूव करती है एंड एक चाइल्ड की इमोशनल वेलबींग को अश्योर करती है. हार्मफुल प्रैक्टिसेस जो हमें अवॉइड करनी चाहिए: ओवर कंपैरिजन, ओवर प्रोटेक्शन, नेग्लेक्टिंग द चाइल्ड, punishment, physical punishment to be precise, okay, should not be given to the child, and academic pressure should not be created on the child. Okay, this was what we learned about the role of parents in the development and growth of a child. So let us see in our next class that we'll learn about the role of teachers. What is the role of teachers in the development and growth of a child? Okay, now I'll just discuss 3 questions with you that have been asked in the TET exams. Question 1 is, which parenting style leads to the best child outcomes? Okay, so it will be authoritative, not authoritarian. Okay, who is the MKO? MKO is more knowledgeable other in Vygotsky's theory in early childhood. So early childhood में कौन होगा MKO? स्कूल तो बच्चा जा नहीं रहा है, तो कौन होगा? पेरेंट. फैमिली इज, थर्ड क्वेश्चन इज, फैमिली इज द डैश एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. ओके, फैमिली इज व्हाट एजेंट? प्राइमरी. They are the first agent of socialization. So I hope you understood the video well, and do let me know how was the video. We'll meet again in the next video.